बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। फिर डिस्कशन करने के लिए स्टूडियो में हमें डेली की तरह ज्वाइन कर रहे हैं ज़ार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस जी बहुत और शुक्रिया। हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं कोचिंग के सिकंदर फॉर्मर टेस्ट प्लेयर आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम सलाम। लेकिन ये वो दम नहीं है जो पहले था एक्चुअली में। उसके लिए आपको स्टूडियो में आना होगा ना जी। ऐसे ही है, वो बड़ा ही एक ज़बरदस्त किस्म की हमारी मेमोरी बनी थी। बिल्कुल आकिब भाई, थोड़ी सी हम क्रिकेट पे बात करना चाहेंगे। मेरा ख्याल है स्टार्ट हम इसी से करते हैं। ये एक 2 दिन पहले, जो 3 दिन पहले आपने देखा होगा, सिलेक्शन कमेटी का एक अनाउंसमेंट आती है और उसमें बात की जाती है कि हम वहाब रियाज की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि हम सलमान बट को एज ए कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं। एक तो इस डिसीजन को कैसे देखते हैं कि अगर चीफ सेलेक्टर खुद नहीं डिसाइड कर रहा, उसको कंसल्टेंट की ज़रूरत क्या है? और दूसरा, आप क्या समझते हैं कि इसमें जो सफ़र था वो तो हमें लगा कि सबसे सारे का सारा जो मलबा था वो बेचारे सलमान बट पे आ गया। वो शायद उनसे पूछा जाता तो वो शायद इसको ना लेते, और डिसीजन लेना और रात को फिर चेंज कर दिया गया और कहा गया कि जी पीएम की तरफ से इंटरवेंशन आई। बट वहाब रियाज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, उन्होंने कहा ये मेरा सोली अपना डिसीजन था। आप इस टोटल सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखिए, क्योस है, मिसमैनेजमेंट है। और ये एक बंदे को लाते हैं, उसको प्रेस में खड़ा करके फिर उसकी बेइज्जती कराते हैं। वेरीज क्रिकेट बोर्ड। मैंने तो जिंदगी में पहली दफा ये सुना है कि एक चीफ सेलेक्टर कह रहा है कि मेरे पास पावर है हायरिंग एंड फायरिंग की। हालांकि एक आप डिस्कशन कर सकते हैं कि आप किसी का नाम रिकमेंड कर सकते हैं सिलेक्टर, बट उसको रखना या उसको ना रखना ये क्रिकेट बोर्ड का काम होता है। हम्म। लेकिन ना सोचे समझे उसको रख लिया बेचारे को, सलमान भट्ट को। और ना किसी से मशावरत लगता है की है, ना लगता है कि इसके बारे में सोचा कि हम क्या कर रहे हैं। और उसको बेचारे को बैठे बिठाए उसकी जो है ना दोबारा से पूरी दुनिया में जग रसाई कराई। अच्छा आखिर भाई, उसमें जो वेरी बैडली मैनेज्ड। और ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। अगर आप हम्म वर्ल्ड कप से देखें तो कब कंटिन्यूसली के इस तरह चीफ ही एक के बाद सेलेक्टर एक जो है मसला है। उनके खिलाफ ड्यूरिंग द हम्म। अच्छा कभी उसमें वर्ल्ड एक कप चीज़ जो है वो ये जानना जरूर चाहेंगे कि आपने जिस तरह कहा कि अब ये दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक ये है कि ऐसा प्लेयर जो टेटेड है, कोई मसला जिसके ऊपर किसी तरह का एलिगेशन है, उसको नहीं आना चाहिए, किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं बनना चाहिए। दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो अपनी सज़ा पूरी कर चुका है तो वो किसी आम सिटीज़न की तरह वो अपनी लाइफ गुजारने का या अपने काम करने का एलिजिबल है। जैसे मोहम्मद आमिर को भी अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जिताई। अब सलमान बट की जो गेम सेंस है उसको तो कोई डाउट नहीं कर सकता, ये बड़ी बेहतर या ज़बरदस्त किस्म की उनकी गेम अवेयरनेस है। आप किस स्कूल ऑफ थॉट के एंडोर्स करते हैं और आपके ख्याल में क्या अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी या ये डिसीजन ही गलत था, नहीं देना चाहिए था? देखिए, मेरा एक मौक़िफ़ है जिसके ऊपर हमेशा से मैं बिलीव करता हूँ कि देखिए, आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुल्क की बदनामी आप कराते हो, फिर क्रिकेट की बदनामी कराते हो। फिर आईसीसी भी इस बारे में बड़ा सख्त एक अपना तहफ़्फ़ुज़ रखता है कि जिन लोगों ने इस हाईएस्ट लेवल के ऊपर इस तरह के एक्ट किए हों, जी। दोबारा से उनको आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मौके मत दें। हम्म। हाँ, स्टिल उनका ब्रेड एंड बटर का हक है। और फिर उनको आप लोकल लीग्स है, लोकल आपकी क्रिकेट है, उसमें आप उनको मौका दें कि वो अपनी ब्रेड एंड बटर कमा सके। क्योंकि इसका रिएक्शन देखना होता है। ये छोड़ दे कि किसको क्या मिलना चाहिए, किसका क्या हक है। देखना ही होता है कि आपकी क्रिकेट के ऊपर इस डिसीजन का इम्पैक्ट क्या आएगा। अगर वो नेगेटिव आएगा तो आपने वो डिसीजन नहीं लेना। बिल्कुल। अभी भट्ट को देखे तो, सलमान भट्ट को तो अभी कमेंट्री भी कर रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पे कोचिंग वगैरह भी कर रहे हैं। तो उसी तरह से उनको अपनी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता साख बढ़ाए। और हमेशा हम कंपेयर करते हैं कि गलत काम हुआ फिर उसकी मिसालें दे देते हैं। हम्म। आमिर को भी वापस लाने के कभी हक में नहीं था और ना लाना चाहिए था। तो ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक डिसीजन है कि आप कैसे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का और पाकिस्तान क्रिकेट का जो नाम है वो खराब नहीं होना चाहिए। डिसीजन आपने
अच्छा यूज आकिब भाई, ये करना जो है एनओसी, वहां यूज करें जहां वो इन्फ्लुएंस ना करे नेशनल टीम या उससे इक्विवेलेंट। अच्छा आकिब भाई, ये जो एनओसीज का इशू है जो खिलाड़ियों को लीग्स के हवाले अभी चल रहा है, जिस तरह पहले एनओसी नहीं दिया जा रहा था बिग बैश लीग के लिए, फिर इवेंचुअली दे भी दिया, जिसमें हारिस को दिया गया, जमान को दिया गया, उसामा मीर को दिया गया, और दिया भी 4-5 मैचेस के लिए गया, और उसके अलावा ये भी एक शो कॉज भी इशू किया गया हारिस रऊफ को। इस सिचुएशन को सर आप कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, कोई भी सिचुएशन जो है उसका काम है क्रिकेट बोर्ड का उसको सोच समझ के एक पॉलिसी के तहत डील करे। फारिस का इशू भी खा बखा बनाया गया, उसको पुश किया गया कि आप जाके टेस्ट सीरीज खेले, जो कि सारी दुनिया जानती है, सब जानते हैं जो क्रिकेट को थोड़ा भी समझते हैं कि अगर किसी ने 14-15 महीने से कोई रेड बॉल की एक मैच नहीं जी खेला तो वो कैसे जाके अचानक टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेल सकता है। जी तो ये एक प्लेयर का हक भी है कि वो अभी वर्ल्ड कप से वापस आए हैं, वर्ल्ड कप में 50 ओवर में उसकी जो एक परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी नहीं गई, बुरी परफॉर्मेंस गई है। आप उसको कह रहे हैं कि आप रेड बॉल में जाके वहां पे टेस्ट मैचेस खेले। तो एक प्लेयर भी सोचता है कि मैं वो क्रिकेट खेलूं जिसमें मुझे इज्जत मिले, ये इसके लिए मैं रेडी हूँ। और हम्म, इसमें अगर जो बातें कर रहे थे आपके हफीज ने भी एक बयान दिया कि हम इनको सेंसिबली यूज करेंगे, डॉक्टर ने कहा है उनके अंदर कोई ऐसी निगल्स नहीं है या कोई हम्म ऐसी इंडिकेशंस हम्म, नहीं है फिटनेस के, हम उनको 10 से 12 ओवर करा लेंगे टेस्ट मैच में। तो पहली बात तो ये कि आप वहां पे टेस्ट मैचेस जीतने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, या आप प्रैक्टिस मैचेस खेलने जा रहे हैं कि आपका ऐसे ही एक बॉलर जो है वो 10 से 12 ओवर कराएगा। हम्म, बहुत सारी इश्यूज है। और अभी आपने देखना ये होता है कि ये अक्रॉस द बोर्ड आप लाइन नहीं लगा देते कि एनओसी मिलेगी या एनओसी नहीं मिलेगी। जी जी आपने ये देखना है कि किन लोगों को एनओसी दे के उनकी खुद की क्रिकेट और वो पाकिस्तान की जो टीम में आके उस जो लीग खेलने जा रहे हैं उसका फायदा कितना होगा। जी अगर ये जो प्लेयर्स हैं तीनों, अगर इनको ये बिग बैश का इन्होंने ये एनओसी दी है, तो अगर ये बिग बैश के 4-4 5-5 मैचेस खेलते हैं और वहां से ये न्यूजीलैंड जाएंगे, जी तो एटलीस्ट दे विल बी जो आपका अ, जो वर्कलोड है वो मैनेज भी हो जाएगा। और आप जिस तरह की कंडीशंस पे आपने न्यूजीलैंड में खेलना है, आई थिंक सिमिलर है आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बिल्कुल सो ऐसे। आई थिंक बिल्कुल कि सही वो कह रहे हैं। बेहतर होगा टीम के लिए। अच्छा आखिर भाई, लास्ट वीक पीसीबी ने कहा कि ये जो एनओसी का मसला है इसके ऊपर हम एक पॉलिसी मेकिंग डिफाइन कर रहे हैं और बहुत जल्द हम इसको डिक्लेयर कर देंगे, अनाउंस भी कर देंगे। बट अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई इनकी तरफ से पॉलिसी सामने नहीं आई। क्या आपके ख्याल में पॉलिसी क्या होनी चाहिए? क्योंकि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड लड़के हैं उनको तो 2 एनओसी अलाउ किए जाते हैं किसी भी तरह की लीग खेलने के लिए। आपके ख्याल में जो बाकी लड़के हैं जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टेड है, इनको लिवरी ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए? और इनको अगर आप 4 या 5 को भी अलाउ कर देते हैं, क्योंकि प्लेयर की हमेशा बात की जाती है, एक सर्टन टाइम फ्रेम है, एक सर्टन लाइफ है क्रिकेटिंग, उसके 10-12 साल 15 साल के अंदर ही उसने अर्निंग करनी है। तो उनके लिए आपके ख्याल में कोई अगर सेपरेट बना दी जाए और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड लड़के हैं उनके लिए डिफरेंट हो जाए, तो ये सबके लिए एक विन विन सिचुएशन बन सकती है। देखिए, सेंसिबल डिसीजंस आर इम्पोर्टेंट। आप अक्रॉस द बोर्ड एक लाइन लगा देंगे तो एट टाइम्स आपके मोस्ट वैल्यूएबल जो प्लेयर्स हैं उनको एट टाइम्स आपको हो सकता है एक भी लीग ना खेलने देनी चाहिए, जी जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया करता है, इंग्लैंड करता है। आपका जैसे शाहीन और शहनशाह अफरीदी है, इसको आपने इस तरह से लेके चलना है कि फॉरगेट अबाउट के कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। आपने उस प्लेयर को ये देखना है कि 10 से 12 साल वो कैसे आपकी टेस्ट क्रिकेट या बाकी क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है। हम्म किसी को रोक देना या एक एक लाइन लगा देनी, आपके जो नेशनल प्लेयर्स हैं उनके लिए प्लान डिफरेंट होना चाहिए, हम्म, और आपके जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनके लिए प्लान डिफरेंट होना सही चाहिए। कह रहे हैं। आप सीजन के दौरान ठीक है अपने जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको आप रोके, उसके बाद अगर 6-7 महीने जितने भी ऑफ सीजन है वो जितने मर्जी टूर्नामेंट खेलना चाहे उनको उनको एनओसी देनी चाहिए। क्योंकि हम्म एनओसी देने और ना देने के दरमियान जो एक वजह है वो दो है। एक कि आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है या नेशनल क्रिकेट है उसको छोड़ के लोग दूसरी चीजें प्रेफर ना करें। हम्म हम्म तीसरी चीज ये है कि आपका जो वर्कलोड है
वो किन प्लेयर्स का जो नेशनल टीम में खेल रहे हैं, जो आपके रेगुलर मेंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द टीम है, आपने उनका वर्कलोड मैनेज करना है। आपने कोई 20 साल का बच्चा जो कराची या लाहौर से खेल रहा है, आपने उसको नहीं रोक देना कि आप सिर्फ 2 लीग्स खेल सकते हैं। हम्म, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी आकिब भाई, मैं थोड़ा इस पे और आपसे जानना चाहूँगा कि एक क्वालिटी ऑफ लीग्स भी हैं, जिस तरह बिग बैश है या 100 है या साउथ अफ्रीका की लीग है या कैरेबियन प्रीमियर लीग है या लंकन प्रीमियर लीग है। ये वो लीग्स हैं जो टेस्ट प्लेइंग नेशन इसको मैनेज करती हैं। उसके बरक्स कुछ दूसरी लीग्स हैं, जिस तरह T10 की लीग है या अभी मेजर लीग क्रिकेट आ रही है यूएस में, या कनाडा की लीग है। तो आपके ख्याल में इस हवाले से भी नहीं कोई डिफ्रेंसिएशन होनी चाहिए कि क्वालिटी ऑफ लीग भी मैटर करे, ताकि कोई हमारे खिलाड़ी अगर जाएं किसी अच्छी लीग में खेलें, अच्छे स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेलें? देखिए, जो आपके स्टैब्लिश प्लेयर्स हैं उनको तो आपने डेफिनेटली 2 लीग्स के ऊपर रोकना है, क्योंकि जितनी वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, फिर 2 लीग्स आर मोर देन एनफ। जी। बट जहां तक आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात है, वो चाहे कोई भी लीग है, अगर उनको पैसा मिलता है, होती तो क्रिकेट ही है, तो हम्म आप उनको जाने दें। और एट टाइम्स आपके जो यंग प्लेयर्स हैं, उनको जितना एक्सपोजर मिलेगा लीग्स के अंदर, हम्म उनके लिए वैसे भी क्रिकेटिंग वाइज और फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट मिलेगी। हम्म आफ्टर ऑल, एक प्लेयर को क्या चाहिए? उसको फेम चाहिए, उसको अपनी जो स्किल है उसको दिखाने का मौका मिलना चाहिए, और डेफिनेटली फाइनेंशियल उसको फायदा होना चाहिए। हम्म हम्म तो ये एक फुल टाइम जॉब है। इसके लिए एक स्पेशल प्लेयर मैनेजमेंट का बंदा पीसीबी में बैठा होना चाहिए। हम्म वो और हम्म आपका जो सिलेक्शन कमेटी है, वो मिल के हर प्लेयर का केस टू केस जो है ना, उसको डिस्कस करें। ये बिल्कुल नहीं ऐसे ही। है कि आपने एक लाइन लिख दी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और उससे ना आगे जा सकते, ना पीछे जा सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर भाई प्लेयर अगर टू आपका प्लेयर आप डोमेस्टिक, हाँ, आपका डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही बात तो करें। आपका अलाउ करना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा आपका होने का फ़ायदा उठाते हैं। पीएसएल भी बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है, और ऑब्वियसली ड्राफ्टिंग भी आ रही है। 13 को लाहौर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ड्राफ्टिंग होगी पीएसएल की। कोई लाहौर के अंदर हमेशा हमें पता चलता है कि ऐसे नाम लेके आता है, और एक दो प्लेयर तो ऐसे यूनिक होते हैं जो पूरी दुनिया को सरप्राइज करते हैं। तो इस दफ़ा कोई अपने टीम के कम्बिनेशन के हवाले से अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, किन लड़कों पे आप रिलाई करें, और अगर कोई ऐसा नाम इमर्जिंग के अंदर या कोई ऐसा प्लेयर जिसको आपने छुपा के रखा हो और अभी दुनिया के सामने आप शोकेस करना चाह रहे हो, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे ज़रूर बताइए। देखिए, एक तो सेटबैक है वो, राशिद खान जो अनफिट है। हम्म डेफिनेटली दुनिया में कोई ऐसी टीम खुश होगी। हम्म डेफिनेटली नंबर 1 प्लेयर है दुनिया की। जी। हम्म अब उनके बगैर हमें सीजन खेलना है, तो इसके लिए कुछ स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी। हम्म और जो अब उसके राशिद के ना होने से थोड़े कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट ट्राई करेंगे। हो हम्म सकता है इस दफा बॉलर्स और मे बी बैटर्स में भी मेरे ख्याल ऑडियो का कोई थोड़ा मसला आ रहा कवर करने की है। जी। कोशिश करनी है। अच्छा आपको भाई, वो बिल्कुल ठीक है, और मैं मेरा ख्याल है कि ड्राफ्टिंग के बाद हम फिर आपसे इस पर डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा वुमेन क्रिकेट के हवाले से भी आपसे ज़रूर ओपिनियन लेना चाहेंगे। बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस हमारी वुमेन टीम ने की, और उन्होंने पहली दफ़ा न्यूजीलैंड में, और वैसे भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फर्स्ट टाइम विक्ट्री हासिल की T20 सीरीज़ में। ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सरप्राइज कर दिया सबको, क्योंकि लोग सोच नहीं रहे थे कि न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड को ये T20 सीरीज हराएगी। तो अमेजिंग परफॉर्मेंस। हम्म और यही इस तरह के सरप्राइज हम कहीं हम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में मिल जाए, तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो दोबारा से खड़ी हो सकती है अपने पाँव पे। हम्म और बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इस पे सबको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और आज कि भाई ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है उसका भी समहाउ आगाज़ हो चुका है। और आज जो हमने परफॉर्मेंस देखी, पहले दिन का खेल देखा हमने, पाकिस्तानी टीम वर्सेस प्राइम मिनिस्टर 11 के अगेंस्ट, बड़ा शानदार परफॉर्मेंस। खासतौर पे कैप्टन की बात की जाए तो 156 की इनिंग के लिए, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शान के लिए ये आइडियल स्टार्ट है, क्योंकि जब हम बात भी कर रहे थे कि उसकी कप्तानी को लेके, तो हम सारे कंफर्टेबल हैं कि जिस तरह यॉर्कशायर या डोमेस्टिक में काफी सेंसिबल प्लेयर जी। है। चैलेंजिंग वही आ रहे थे कि उसकी ओन परफॉर्मेंस। सो आई थिंक जिस एग्रेसिव बैटिंग से उसने 150 रन किए, आई थिंक ये उसके लिए बहुत ही जरूरी थे। और ही ऑलवेज लीडेड लाइक
गुड स्टार्ट एज कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. अगर ये रन्स कर गया, सो आई थिंक देन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड चॉइस एज टेस्ट कैप्टन. अच्छा आकिब भाई, आज जो इन्होंने टीम खिलाई है प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ, उसमें उन्होंने खुर्रम शहजाद को खिलाया, मीर हमज़ा को खिलाया, आमिर जमाल को खिलाया है और फ़हीम को खिलाया, जबकि शाहीन और हसन अली नहीं खेल रहे. तो ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये जो पहला टेस्ट होगा पर्थ में, उस हवाले से ये इन सबको ट्राई करना चाह रहे हैं इन तमाम लोगों को, क्योंकि शाहीन और हसन अली शायद स्टार्ट करें उस मैच में. ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हसन इज वेरी एक्सपीरियंस्ड बॉलर, बट मेरा यही क्वेश्चन मार्क है, क्या वो 3-4 स्पेल एक दिन में उस इंटेंसिटी से करेंगे या नहीं करेंगे. बट आई स्टिल बिलीव कि शाहीन के साथ अगर टेस्ट मैचेस में आपको कोई एक प्रेफरेंस डाल सकता है तो वो खुर्रम शहजाद है. जी. एक तो यंग है, दूसरा मैंने उसकी बॉलिंग थोड़ी ऑब्जर्व की है, वेरी फाइन सीम बॉलर, और एनर्जी है जो कि 3-4 स्पेल्स पूरे दिन में कर सकता है. सो आई थिंक ठीक है, हसन को जरूर कंसीडर करें, बट डिपेंड करता है कि अगर खुर्रम शहजाद इस इस मैच में अच्छी बॉलिंग करता है और उसके साथ साथ आपको एक ऑलराउंडर भी खिलाना है बिटवीन फ़हीम एंड आमिर जमाल. जी. सो ये 2-3 लोग हैं ट्रायल्स के ऊपर, जो भी अच्छा करेगा तो डेफिनेटली उसको आगे टेस्ट मैच में मौका मिले. बिल्कुल ठीक है आका भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. इंशाल्लाह फ्यूचर में फिर आपको ज़हमत देंगे. अभी और थोड़ा क्या सा जी ब्रेक के बाद दोबारा डिस्कशन करते हैं. स्टे विद अस. जी वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स. और हम बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से, थोड़ी सी बात हॉकी की भी कर लेते हैं. पाकिस्तानी टीम जो अंडर 19 की है वो मलेशिया जा चुकी है और पहला मैच नीदरलैंड के अगेंस्ट खेली, 3-3 से बराबर रहा. बड़ा ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, क्योंकि नीदरलैंड हम जानते हैं कि बड़ी टीम भी उनकी बहुत शानदार है और अंडर 19 की टीम भी बहुत शानदार है. इस मुकाबले को कैसे देखते हैं और जो बराबर खेलना, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है? देखिए, नीदरलैंड इज़ अ प्रॉपर स्पोर्टिंग नेशन. उनकी क्रिकेट की टीम भी हमने देखा है, इस दफ़ा वर्ल्ड कप में आ गई है. फुटबॉल में तो हमेशा से ही वो दे हैव बीन इन द देयर एंड देयर अबाउट्स. हॉकी में के वो ज़बरदस्त टीम है उनकी, और उनकी सीनियर टीम भी बहुत अच्छी है, और अंडर 19 टीम भी डेफिनेटली, जिस तरह का उनका सेटअप है, जिस तरह की फैसिलिटीज़ है, वो हमारी तो इस तरह की है नहीं. इस हवाले से देखा जाए, जो हमारे खिलाड़ियों ने उनके साथ एक अच्छा स्टार्ट लिया, 3-3 का ड्रॉ किया है, शोज़ के दे हैव पोटेंशियल, रॉ टैलेंट है. इसको मज़ीद इन खिलाड़ियों को राइट इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, और आगे देखते हैं आगे इस ये टूर्नामेंट में कैसे परफॉर्म करते हैं. बिल्कुल. और मेरा ख्याल है कि इस टीम का सारा डिपेंडेंट है इंटरनेशनल बड़ी टीम के लिए भी, कि अगर यही लड़कों ने जाके आगे प्रूव करना है इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी साइड को भी. अच्छा, थोड़ा सा अंडर 19 क्रिकेट के हवाले से भी बात कर लेते हैं. एशिया कप के लिए और वर्ल्ड कप के लिए दुबई ट्रैवल कर चुके हैं. ऑब्वियसली लड़के हम देख चुके हैं इंटरनेशनल सर्किट पे, बड़े ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस. इस टीम को कैसे देखते हैं और क्या चांसेस आपको नज़र आते हैं? देखिए, टैलेंटेड टीम है, हम उम्मीद करेंगे कि ये अच्छा परफॉर्म करें. और जिस तरह का एक डिबेट की जाती है कि जी हमारे अंदर टैलेंट नापेद हो गया, लेकिन हमारे जो अंडर 19 या अंडर 21 की परफॉर्मेंसेस रही है, या हाल ही में श्रीलंका में हमने अंडर 21 टूर्नामेंट जीता, तो टैलेंट है. और इससे साफ ज़ाहिर है कि इनको अगर राइट इन्वायरमेंट दिया जाए और राइट इनको तरीके से इनको ग्रूम किया जाए, तो ये आगे जाके सीनियर टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकता है. और ओबियसली ये लड़के ही आपका फ्यूचर होते हैं और इन पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. और हमारा पूल मेरा ख्याल है बड़ा ज़बरदस्त है. थोड़ा फुटबॉल के हवाले से भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे. इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस हो रहे हैं, उस हवाले से क्या देखिए, अपडेट है? इंग्लिश प्रीमियर लीग इस दफ़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है. वजह उसकी ये है कि पहले तो मैन सिटी ने पिछले 8-5-10 साल में बड़ा डोमिनेट किया है, बहुत ही शाज़ नाज़िर ही किसी और टीम को मौका दिया लीग जीतने का. इस बार मैन सिटी थोड़ी उनकी परफॉर्मेंस ज़रा डाउटफुल लग रही है. उसकी वजह यह है कि उनके पास इंजरीज बहुत ज़्यादा हैं, और सरप्राइजिंगली आर्सेनल लीड कर रहा है इस टाइम टेबल को. मैन सिटी और लिवरपूल सेकंड थर्ड पोजीशन पे हैं. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. लग रहा है इस दफ़ा 3 हॉर्स प्रीमियर लीग रेस होगी. और लास्ट जो इस वीकेंड मैचेस हुए हैं, मैन सिटी का टॉटनहम से 3-3 ड्रॉ हुआ, लिवरपूल का 4-3 फुलहम से एक बड़ा एक्साइटिंग किस्म का मैच हुआ, आर्सेनल भी 2-1 जीत गया. तो ये एक 3 हॉर्स रेस लग रही है, और इनमें से कोई भी इस टाइम जीत सकता है ऑब्वियसली. और आपसे हम अपडेट उस वाले से लेते रहेंगे. अच्छा, थोड़ा सा कमिंग बैक टू द क्रिकेट, आज ऑब्वियसली हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम ने मैच अपना स्टार्ट कर दिया है जो प्राइम मिनिस्टर 11 के अगेंस्ट. टीम कम्बिनेशन भी हम देख रहे हैं, जिस तरह हमने ब्रेक से पहले बात की कि शाहीन को, हसन अली को रेस्ट दिया गया. आप शायद अपनी जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है उनको आप देखना चाह रहे हो, किसको आपने पहले मैच में उतारना है. 100 विकेट के हवाले से बताइए, आपने कैसा उसका बिहेवियर देखा, क्योंकि वैका में
जो पर्स में खेला जाना वो ऑल टुगेदर डिफरेंट विकेट है और दुनिया की सबसे तेज़ विकेट भी बोला जाता है। और दूसरा शान मसूद की शानदार परफॉर्मेंस, अब्दुल्ला शफीक ने भी अच्छा स्टार्ट लिया, बाबर बड़ा अच्छा खेले। ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे से क्या कहना चाहेंगे? देखिए विकेट तो उन्होंने जो करेक्टरिस्टिक एक ऑस्ट्रेलिया की पिचेस का होता है, ग्राउंड का होता है, उससे बिल्कुल ही बरक्स था। वो स्लो पिच थी और इवन बॉल कैरी भी नहीं कर रहा था शुरू के। जब मैच में अब्दुल्ला शफीक ने बाकायदा एज किए, उसकी बैटिंग पे एजेस हुए, वो स्लिप तक कैरी भी नहीं कर रहे थे। तो इस तरह का स्लो करेक्टरिस्टिक एक किस्म की सबकॉन्टिनेंट की पिच लग रही थी। और इवन आउटफील्ड बहुत स्लो थी, बड़ी स्लगिश किस्म की आउटफील्ड थी और बहुत कम चौके हुए, जबकि डबल ट्रिपल बहुत ज़्यादा पूरे मैच में देखने को मिले और बैट्समैन को भागना बहुत पड़ा। तो उस हवाले से जो गुड साइन ये है कि शान मसूद ने एक 150 का स्कोर पुट ऑन किया है। उनका एज ए कैप्टन पहला ये मैच था, पाकिस्तान को लीड करे थे। जब कैप्टन एक इस तरह का कमांडिंग स्कोर करता है और बड़ी अच्छी इनिंग्स खेलता है, और उनकी इनिंग्स की जो खूबसूरती थी या जो शानदार चीज़ थी कि उन्होंने अच्छा तो खेला ही खेला और बहुत बेहतरीन बाउंड्रीज खेली, सारा कुछ किया, लेकिन उन्होंने चांस कोई नहीं दिया बॉलर्स को। कोई भी ऐसी उनकी इनिंग्स में हमें कमज़ोर शॉट नहीं नजर आई जिसमें वो हिट एंड मिस हो, या कोई बॉलर्स को नजर नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जिससे ना उनकी विकेट निकाल सके। साथ ही साथ जो एक और इंटरेस्टिंग फैसेट नजर आया उनकी इनिंग्स का कि उन्होंने ग्रेजुअली जब 100 का फिगर क्रॉस कर लिया, उसके बाद उन्होंने चार्ज किया, उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव किया और कोशिश की कि जो एक पाकिस्तान वे है जो ये अडॉप्ट किया इन्होंने, कि हमने टेस्ट मैच में भी अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की। लेकिन अब्दुल्ला शफीक को स्टार्ट मिला, बाबर आजम को स्टार्ट मिला, सरफराज को स्टार्ट मिला, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं कर सके उसको। ये एक थोड़ा वरिंग साइन है कि एक टेस्ट मैच में जब आप खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो शायद इस टाइम सबसे बेहतरीन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है, तो आप एक प्लेयर पे तो रिलाई नहीं कर सकते। तो शान मसूद के साथ बाकी जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं, जिस तरह बाबर है या अब्दुल्ला है या सरफराज है, इन पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं टेस्ट में ये अच्छा लीड करेंगे हमारे स्कोर को। तो उनको स्टार्ट मिला, उनका वो कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये एक वरिंग साइन है। अच्छा, उस पर बाबर के हवाले से थोड़ी बात करना चाहेंगे। जिस तरह मोहम्मद हफीज़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कप्तानी का प्रेशर तो होता है, और हमने देखा कि बाबर पे डबल प्रेशर था, और अब एज ए प्लेयर जब बाबर खेलेंगे तो वो हम चाहते हैं, या पूरा पाकिस्तान चाहता है कि हमारे नंबर 1 बैटर हैं और अच्छा परफॉर्म करके वो पाकिस्तान को विक्ट्री दिलवाएं। आपके ख्याल में, आपने आज इनिंग्स भी देखी, क्या आपको लगता है कि बाबर के ऊपर प्रेशर नहीं था? और आगे ये जो टेस्ट सीरीज़ है या आगे अपकमिंग जितनी भी इवेंट्स आने हैं, ये बाबर के लिए कितना ये हेल्पफुल हो सकता है कि अगर ये चीज़ हम एक लम्हे मानते हैं कि कप्तानी का प्रेशर उन पे नहीं है, और जो एक चीज़ उनके साथ टैग नहीं हो पाती कि वो मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेल पाते, उस लिहाज से वो किस तरह इफेक्टिव हो सकते हैं? देखिए बाबर के लिए ये जो टूर्नामेंट है, ये सीरीज़ है, बहुत ही क्रूशल है। दिस कुड बी अ रीबर्थ ऑफ बाबर। कैप्टेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अटेंशन थी, बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी थी, तो शायद वो बैटिंग के ऊपर इतना फोकस नहीं कर पा रहे थे। और हमें देखने को मिला कि इतनी फॉर्म अच्छा वो परफॉर्म तो कर रहे थे, रन्स भी बना रहे थे, लेकिन जो बाबर का एक लेवल है, एक कैलिबर है, जो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बीइंग नंबर 1 बैट्समैन पाकिस्तान के, वो एक हंड्रेड्स बनाएंगे या टीम को मैच विनिंग इनिंग खेलेंगे, वो पिछले 10-15 मैचेस में हमें तो कोई नज़र नहीं आई। तो शायद इस प्रेशर से जब उनसे हटा लिया गया, वो अपनी बैटिंग पे फोकस कर सकते हैं। आज की जो इनिंग्स देखी उसमें बड़ी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त शॉट्स मारी, कुछ बहुत ज़बरदस्त ड्राइव्स मारी, फ्लिक्स किए, लेकिन जिस तरह वो आउट हुए, डाउन द लेग साइड बॉल को उन्होंने टच किया जिससे कॉट बिहाइंड हुए, तो वो एक ऐसी विकेट थी जो शायद बाबर जैसे बैट्समैन को नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक वार्म अप मैच था। बाबर की भी इसी तरह की विकेट थी, अब्दुल्ला शफीक ने भी कवर पे सिंपल कैच दे दिया, और जो साउथ शकील है वो भी डाउन द ट्रैक जाके बड़ा, ये ऐसी विकेट सी साउथ शकील की भी डाउन द ट्रैक गए और स्पिनर के मिस टच कर सके और बोल्ड हो गए। सरफराज भी डाउन द लेग साइड एज होके कॉट बिहाइंड हो गए। तो ये इस तरह की विकेट सी जो मैं समझता हूँ कि शायद वार्म अप मैच में जब आप इतनी कंसंट्रेशन लेवल नहीं रहती तो आप कोई गलती कर देते और विकेट दे देते हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब ये प्रॉपर टेस्ट मैच होगा तो ये इस तरह की विकेट्स नहीं देंगे। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग थी आज ऑस्ट्रेलिया की, अगर आप उसका कंपेयर करें कमिंस से या हेजलवुड से या स्टार्क से, उस क्वालिटी की, उस कैलिबर की बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं थी, और ना ही ये प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से। तो जो आज की परफॉर्मेंस है उसको आप रिफ्लेक्शन नहीं कंसिडर कर सकते कि इसी तरह की परफॉर्मेंस जो पहले टेस्ट मैच में भी दी जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, हमने बात की जिस तरह ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड जो है ना वो बहुत कम्प्रीहेंसिव और कंप्लीट नज़र आता है, और मेरा ख्याल है कि जो उनके टेस्ट चैंपियनशिप के प्लेयर थे तमाम इसको रखे गए।
और हमें लगता है कि शायद जो 15 के 15 जो प्लेयर हैं वो आउटस्टैंडिंग हैं कोई शक और नहीं। दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। अब आपका जब मुकाबला होना है तो जो पाकिस्तान का वीकर लिंक जो वर्ल्ड कप एशिया कप भी नज़र आया, वो टेस्ट सीरीज में भी नज़र आ रहा है, वो हमारा फास्ट बॉलिंग है। इवन पूरा बॉलिंग डिपार्टमेंट ही कह लेना चाहिए। 2-3 मंथ तक दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप बोला जाता था, अब वो सबसे बैड भी बोला जा रहा है। तो अब क्या लगता है कि शाहीन भी अपनी उस प्रॉपर स्विंग नहीं उनको मिल पा रही, पेस भी कुछ नॉच ड्रॉप कर चुका है। हसन अली का भी सेम प्रॉब्लम है, 5-6 नॉच उनका भी पेस ड्रॉप कर चुका है। और ओबियसली जब उस पेस के साथ आपको थोड़ी बहुत स्विंग मिलती भी है तो उतनी इफेक्टिव नहीं होती। और इसी तरह अभी आपको नंबर 3 और 4 का भी नहीं मालूम कौन सा होना है। स्पिनर में भी आप कंफ्यूज हैं कि वेदर यू विल गो फिर द नुमान और अबरार। तो ये आप एक अजीब सी वेट सी पूरा वेरिएबल साइन है टीम के लिए। आपके ख्याल में क्या बॉलिंग के अंदर ऑप्शन, अभी जिस तरह हमने बात की कि उन्होंने चेंजिंग करके ट्राई भी किया है टीम मैनेजमेंट ने, थिंक टैंक ने, क्या लगता है क्या होगा पहले मैच में? देखिए, अगर हम परफॉर्मेंसेस देखें टेस्ट क्रिकेट में, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही। एक बैड स्पेल आया है एशिया कप का और वर्ल्ड कप का जिसमें हमारे फास्ट बॉलर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। एशिया कप के भी शुरू का जो इनिशियल फेज़ था, अच्छी बॉलिंग जा रही थी हमारे बॉलर्स की। जो मेरे ख्याल में कंडीशंस थे, सब कॉन्टिनेंट के कंडीशंस थे वर्ल्ड कप में इंडिया में, तो वो फास्ट बॉलिंग के लिए इतना कंड्यूसिव नहीं था। लेकिन जो यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, वहाँ तेज़ पिचेज़ हैं, बाउंसी पिचेज़ हैं, तो ये थोड़ा बहुत हमारे फास्ट बॉलर्स को मदद ज़रूर देंगे। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शाहीन की भी बॉलिंग थोड़ी बहुत उठेगी। जी। और जहाँ स्पिनर की बात है तो अबरार बहुत अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये इनके लिए एक ट्रायल है कि पहली दफ़ा वो सब कॉन्टिनेंट से बाहर टेस्ट खेलने जा रहे हैं। लेकिन लेग स्पिनर्स को ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में या ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे कंडीशंस पे थोड़ी बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि तेज़ पिचेस होती हैं, बाउंस होता है, स्किड करती है बॉल, तो ये अबरार को फ़ायदा दे सकते हैं। एक तो अबरार और शाहीन तो मेरा ख्याल है खेलेंगे ही खेलेंगे जो टेस्ट होगा वाक़ा में पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। दूसरा, अगर आप देखें तो हसन अली का टेस्ट रिकॉर्ड, टेस्ट एवरेज भी देख लें या आप उनकी फ़र्स्ट क्लास एवरेज भी देख लें या उनकी परफॉर्मेंस भी देख लें और एक्सपीरियंस भी देख लें, बाकी जितनी भी ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो अभी रॉ है, इनएक्सपीरियंस्ड है। मीर हमजा ले लें या आप खुर्रम शहजाद को देख लें, उनका अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं। तो मेरे ख्याल में अगर आप इन दोनों को बेड इन करते हैं पहली टेस्ट मैच में तो मुश्किल होगा। मैं तो फोरसी कर रहा हूँ कि शाहीन खेलेंगे, साथ हसन अली हो गए, साथ उसके अलावा खुर्रम शहजाद या मीर हमजा में से किसी एक को मौका दिया जाएगा। दैट वुड बी डिपेंडेंट अपॉन देयर परफॉर्मेंस इन दिस टूर मैच। और साथ अबरार, ये 4 हमारे फ्रंट लाइन बॉलर्स होंगे, साथ एक आधा कोई ऑलराउंडर होगा, या तो आमिर जमाल जाएगा या मोहम्मद वसीम भी हो सकता है, फ़हीम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस क्या होगी। वसीम जूनियर क्योंकि T20 लेंथ पे बॉल करता है या ओडीआई की बात कर सकते हो, तो मेरा ख्याल है फ़हीम आपका परमानेंट मेंबर था तो उसके शायद ये स्टार्ट करे। लास्टली आपसे जाना चाहेंगे वुमेन टीम की परफॉर्मेंस के वाले से भी, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, पहली दफ़ा विक्ट्री हासिल की, अब तीसरा मैच कल होने जा रहा है। ऑब्वियसली आप उसे क्लीन स्वीप करने की भी पॉसिबिलिटी है। आलिया रियाज की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही। आप निदा डार की कैप्टनसी को कैसे देखते हैं? क्योंकि ओबियसली एकदम हमने देखा कि टीम अपलिफ्ट होगी, 10-15 साल से ये लड़कियां खेल रही थी, विक्ट्रीज नहीं मिल रही थी, अब सडनली हमने देखा कि बड़ा कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर आपको विक्ट्रीज मिलना शुरू हुई। परफॉर्मेंस को और कप्तानी को कैसे देखते हैं? देखिए, लीडरशिप मैटर करती है। जब कोई ब्रेव कैप्टन आता है, चाहे वो वुमेन्स क्रिकेट को लीड करे हों, चाहे वो मेंस क्रिकेट को लीड करे हों, और थिंकिंग कैप्टन आता है, उसके परफॉर्मेंस से या उसके एनालिसिस से फ़र्क तो पड़ता है। और उनकी जो ब्रेव डिसीजन मेकिंग है, उसने आप देखिए न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड को पहली दफ़ा आपने 2 T20 हराए हैं, अब तीसरा T20 भी उम्मीद करते हैं कि वो हराएंगे। और मेरे लिए जो कॉज ऑफ कंसर्न है, जो मैं समझता हूँ कि जितना इस अचीवमेंट को, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी विमेंस टीम की, उधर जाके उनके घर में उनको हराना, इट इज़ अ वेरी बिग साइन। और ये ऐसे कंडीशन है जहाँ पे हमारे जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की कंडीशन है, हमारे मेंस क्रिकेटर्स भी वहाँ स्ट्रगल करते हैं, वहाँ जाके उन्हें हराया है। तो जितना उन्हें इस हवाले से इस अचीवमेंट या जो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए या जो उनको तारीफ़ की जानी चाहिए या मीडिया को इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए ताकि जो विमेंस क्रिकेट है पाकिस्तान की, उसको भी लोगों का दिलचस्पी पैदा हो और उसको भी उसी तरह ही फ़ैन फॉलोइंग डेवलप हो प्लेयर्स के साथ। तो इस हवाले से हमें भी बतौर मीडिया हमें इस पे एफर्ट करनी चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली मीडिया भी, हम लोग भी इससे बात कर रहे हैं, चेयरमैन जो मैनेजमेंट कमेटी है ज़का अशरफ साहब, उन्होंने भी इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया और तमाम हेल्म अफेयर में जितने भी लोग थे सब ने इसको बहुत एडमायर किया। और ओबियसली जिस तरह हम मेन क्रिकेट की बात करते हैं तो पैरेलल ये आपका पूरा एक एंटिटी है। और जब विक्ट्रीज़ के साथ, मेरा मानना ये है कि जब भी आपकी फॉलोइंग है,
ये जो नियर स्टार्स है वो विक्ट्रीज के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब आपको विक्ट्रीज मिलती हैं तो वो उसके साथ कनेक्शन बढ़ता है। अच्छा, लास्टली हम चाहेंगे थोड़ी सी बात एनओसी के हवाले से भी कर लेते हैं। जिस तरह आकिब भाई से भी हमने डिस्कस किया, ये एक ऐसा मसला है जो अब एक सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न बनता चला जा रहा है। देखिए, पहले एरा के अंदर क्रिकेट कम थी, आपके पास अपॉर्चुनिटी कम थी, अब डिफरेंट एवेन्यूज़ ओपन हो चुके हैं। लीग क्रिकेट की होगी, पहले काउंटी जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था उसको काउंटी की ऑप्शन थी, जो सेकंड ईयर में खेलता था वो लीग खेल लेता था इंग्लैंड में और समझता था कि शायद मेरी यही लाइफ है, मुझे नेशनलिटी मिल जाएगी। अब लीग के अंदर एक तो पैसा बहुत ज़्यादा आ गया और दूसरा आपके पास अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है, डिफरेंट वैरायटी है कि आप अपने आप को कैश इन कर सकते हैं। कंसिडरिंग दैट फैक्ट कि आप एक प्लेयर की लाइफ 10 से 15 साल है, उसके अंदर उसने अपनी ब्रेड एंड बटर और अपनी अर्निंग करनी है। अब एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये है कि जैसे इंडियन का मॉडल है या ऑस्ट्रेलियन भी सम हाउस पे हैं कि आपने लीग नहीं खेलनी, आप इतना रिम्यूनरेट कर दें, इतना फाइनेंशियली उनको वेल सेटल कर दें कि वो किसी लीग की तरफ ना जाएं। अब ओबियसली पाकिस्तान शायद वो अभी उस जगह पे खड़ा नहीं है कि आप इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें कर पाएँ। तो आपके ख्याल में अब इसकी रेमेडी क्या है? जिस तरह मैंने आकिब भाई से पूछा कि आप डोमेस्टिक जो कॉन्ट्रैक्टेड लड़के हैं उनको अलाउ कर दें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड जो लड़के हैं उनके लिए आप 2 की ऑप्शन रहने दें, क्योंकि आप हर लीग में भी अलाउ कर देंगे तो लड़के फटीग्ड होंगे, इंजरी का मसला भी आएगा और आपकी वो इवेंचुअली जो आपका बड़ा लार्जर गोल है वो टीम को रिप्रेजेंट करना है, उस पर भी फर्क आएगा। और हमने देख भी लिया कितने लड़के, एक लंबी सीरीज़ है इंजरीज़ की। आपका अपना स्टांस क्या है इस पे? देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे बड़ी सीरियस डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट है, ये जो फ्रेंचाइज लीग्स हैं, देयर अ रियलिटी इन मॉडर्न एरा। अब हर मुल्क में इतनी ज़्यादा बेशुमार लीग्स हो गई हैं, ऐसी लीग्स भी हैं जो नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस भी कर रही हैं, जिस तरह मेजर लीग क्रिकेट है या कनाडा की लीग है या यूएई की लीग है। वो तो है ही, पहले तो सिर्फ ही नॉर्मली लीग्स होती थी, जिस तरह 100 होगी, बिग बैश होगी, या साउथ अफ्रीका की लीग होगी, या कैरेबियन प्रीमियर लीग होगी, लंकन प्रीमियर लीग होगी। अब हर मुल्क ना सिर्फ उन टेस्ट प्लेइंग नेशंस की लीग्स हैं, बल्कि उन ममालिक में भी लीग्स खेली जा रही हैं जो टेस्ट प्ले नहीं करती। और जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, ये जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है, या कंडीशंस हैं, या जो फॉर्मेट है, या रूल्स हैं, वो हर लीग के मुख्तलिफ हैं। और इस हवाले से एक वेल क्राफ्टेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन जहाँ ये एक बात की जाती है कि जी आप केस टू केस देखें, एनओसी देना नहीं देना, लेकिन मेरा ख्याल है उससे एक तरह की आर्बिट्ररीनेस आ जाती है। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में तो एक बोर्ड होना चाहिए जो डिसाइड करे कि कौन कौन सी लीग्स हैं जिनमें हमारे खिलाड़ियों का जाने का फ़ायदा है, उससे डोमेस्टिक को फ़ायदा है कि नहीं। जिस तरह एक किस्म की जब कोई बंदा यहाँ से डिग्री लेके मास्टर्स करने के लिए बाहर के मुल्क जाता है और वापस आके मुल्क में काम करता है, तो उससे मुल्क को फ़ायदा होता है। जिससे अगर कोई हमारा खिलाड़ी बिग बैश खेलने जाएगा या 100 खेलेगा, 100 और बिग बैश का जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है या जो कंडीशंस हैं, आपने देखा कि हिस्टोरिकली हमारे जो खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अभी जो हमारी सीरीज जा रही है कि 30 साल में हमने वहाँ कोई टेस्ट नहीं जीता। तो अगर उसकी एक रीज़न ये भी है कि जो वहाँ के कंडीशंस हैं क्रिकेट के हवाले से, जो पिच है या वेदर है या ग्राउंड है, वो इस तरह का, उस पर हमारे खिलाड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जो बाउंस जब बॉल ज़्यादा बाउंस करती है, तेज़ पिचेस होती हैं, न्यू बॉल को खेलना वाली मुश्किल होता है। तो जब हमारे खिलाड़ी उधर जाके खेलेंगे लीग्स में, तो उसका कहीं ना कहीं हमारे डोमेस्टिक सेटअप को भी फ़ायदा है। तो एक्सपोजर मैटर करता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे मेरे ख्याल में भी मज़ीद डिबेट होनी चाहिए, और एक शायद कोई एक बोर्ड हो या कमेटी हो जो इस पे एक तो पॉलिसी बनाई जाए, लेकिन उस हवाले से कोई एक्सेप्शंस के लिए भी परव्यू होना चाहिए, ताकि हम अपने प्लेयर की जो फ्यूचर प्लानिंग देखते हैं, हम उसको किधर खिलाना चाह रहे हैं। इस तरह ब्रॉड और जेम्स एंडरसन की एग्जांपल दी जाती है कि इंग्लैंड ने डिसाइड किया कि हमने इनको टेस्ट में लेके आना है। तो इस हवाले से एक कमेटी या बोर्ड पूरा बनाने की ज़रूरत है। और अभी एक लास्ट नोट पे ये भी डिस्कस करते चले कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की तरफ से रेवेन्यू एक शेयर होता है जो कि प्रॉब्ली 9 अरब है। अब वो क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए होता है, उसको पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ सिवरेज के लिए यूटिलाइज़ करने की बात की गई और 50 करोड़ का ग्रांट देने की बात की गई है, जो कि मेरा ख्याल है एक कॉज ऑफ कंसर्न है। और अगर आईसीसी ने इसके ऊपर, हमें याद पड़ता है जिम्बाब्वे और 1-2 बोर्ड को पहले सैक कर चुके हैं कि जो ग्रांट दी जाती है वो टोटली प्योरली क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ों के लिए होती है और उसके लिए किया जाता है। तो मेरा ख्याल है इस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सीरियसली देखना चाहिए और आप तमाम इन चीज़ों को क्रिकेट रिलेटेड चीज़ें और डेवलपमेंट के तौर पे यूज़ करना चाहिए। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं जी, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।